और लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे उसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलो। कोई भी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास वाले में किसी को दिक्कत नहीं है? होमवर्क है ग्रेविटेशन से एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 एक्सरसाइज का। शायद बुकलेट अभी नहीं मिला है। नो सर। ठीक है, तब यही करो। एचसीबी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 एक्सरसाइज का लगभग आज के लेक्चर के बाद से इतना हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़ रहे थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि अगर दो कोई भी मासेस किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो दोनों पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने नाम दिया, उसके बाद आज तक वही चलते आ रहा है। फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो G m1m2/r²। और इस तरीके से हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस फाइंड करे थे, यानी कि अगर दो मासेस दो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो हम कैसा फाइंड कर सकते हो, वो सब चीजें हम लोगों ने देखा था। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा था ये इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है उसके बारे में जाना था। वही है, हम अभी ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड ये छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। छोड़ो, इसको भी नहीं करेंगे, एनर्जी पढ़ने के बाद करेंगे क्योंकि अभी टाइम लगेगा, या फिर कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से कराएंगे एनर्जी पे भी। मान लेते हैं कि एक m मास है, ये एक मास है। ठीक है, यहाँ पे और कोई फोर्सेस नहीं रखे हुए, दोनों का हम मास सेम रखे हैं। starts moving, स्टार्ट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का दूरी r0 है। ठीक है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन डिस्टेंस बिकम r। ठीक है, एनर्जी पढ़े रहते तो बहुत ही आसानी से हो सकता था, लेकिन हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए जो हमारा बेसिक मेथड है उसी से करेंगे। कैसे प्रोसेस बताओ। दो मासेस हैं, r0 दूरी पे रखे हुए हैं। जब हम इनको छोड़ते हैं इन सर दोनों में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। जब वो r दूरी पे पहुंच जाता है उस समय रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा ये बताना। हाँ बोलो। सो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, so उसको हम लोग फोर्स एक्सेलेरेशन को ब्रेक करके लिख सकते हैं ना इंस्टेंट पे। ठीक है, सो ठीक है, बस इतना ही dv सुनना था v into dy by कि dx। यहाँ पे यहाँ पे यही सुनना था हमको कि जैसे यहाँ पे जो फोर्स होगा, अभी r0 दूरी पे है, लेट से कि अगर इस दूरी पे रहता है, ठीक है, ये m है ये m है, तो किसी एक पे बैठ के देखेंगे तो जो हमारा फोर्स है वो हमको लिख रहा है Gmm/x²। तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि हम किसी इसका एक्सेलरेशन होगा, सेमी एक्सेलरेशन होगा, तो किसी एक का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो Gm/r² आएगा, x²। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ यही हमसे पूछना था, बाकी सब तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dx।
लिख सकते हैं। v dv बाकी by का काम dx। अच्छा हाँ, सर रिलेटिव x एक्सेलरेशन तो 2 ही हो जाएगा ना? हाँ यस। ठीक, किसी एक का वेलोसिटी फाइंड करके लास्ट में लिख सकते हो जाएगा सॉल्व। यस सर। ठीक है, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं सॉल्व फॉर v। ये किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी आ रहा है, रिलेटिव पूछा गया है तो किसी एक, दोनों का चूंकि सेम तरीके से चेंज हो रहा है तो ऐसा ही हम लोग देख लेंगे। लिमिट क्या पुट करोगे? बोलो। सर x का हाँ, इधर तो 0 to v हो जाएगा, x का लिमिट क्या होगा? सर r0 से r जा तो सर Yes, sir. 0 to r0 minus r। So हाँ सर आवाज कट रहा है आपका। तो हेलो, ये सर आ गया। ठीक है, तो नहीं आया जैसे सर, कि असल में अगर तुम, आवाज कट गया। अभी भी कट ही रहा है। सर अभी आया सर, वो लोग पॉइंट बोलते हैं ना तो वो नहीं आया लिमिट वाला। हाँ वही बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम v dv by d लिखते हैं तो ये सिंगल के लिए लिख रहे हैं, और सिंगल एक पार्टिकल है तो यहाँ से ये पहले r0 दूरी पे था। ठीक है, अब ये दोनों मूव करके अब r दूरी पे रह गया है, तो हम r0 से r तो लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कब पुट कर सकते हैं r0 टू r? जब हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन सिंगल के लिए लिखे हैं तो यहाँ पे हमको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि a रिलेटिव, यानी अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं इसको 2, तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखेंगे तो हमको 2a मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे अगर अलग अलग मासेस होते तो यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आता। यहाँ पे हम m1 m2 लिखे होते, एक बार m1 एक बार m2 आता। ठीक है, तो अलग अलग मासेस हो तो यहाँ एक्सेलरेशन अलग आएगा, तो रिलेटिव भी अलग, दोनों का एक्सेलरेशन अलग आएगा तो रिलेटिव 2a नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 2gm/x²। अब यहाँ पे अगर हम एक पे बैठ चुके हैं, यानी कि अगर हम 1 पे, इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि हम 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं यानी कि 1 पे हम बैठे हुए 1 रेस्ट में, तो 2 का डिस्टेंस हमारा कैसे चेंज हो रहा है? पहले r0 था, अब कितना हो गया होगा r। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं v dv by dx इक्वल टू 2gm/x²। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है रिलेटिव ही है, ये जो वेलोसिटी है ये रिलेटिव ही है, क्योंकि हम रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं। यस ठीक सर। है, तो यहाँ पे हम आराम से लिमिट पुट कर सकते हैं। v dv कहाँ से कहाँ, 0 से भी, पहले 0 दे रखा है, 2gm कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/x² dx r0 से r। क्लियर है, अब हो जाएगा। तो फिर से बताइए ना वो पार्ट, कौन सा? r0 to r कैसे आया? r0 to r कैसे है मतलब नहीं समझे? देखो सो लिमिट पहले कैसे क्या आया? था, हाँ पहले अगर हम सिंगल एक पार्टिकल को पकड़ के चलते, ठीक है, तो एक पार्टिकल को पकड़ के चलते तो यहाँ से पहले दोनों के बीच में r0 दूरी था, अब r दूरी है।
क्लियर है? यस तो सर। हम इस वाले को इंटीग्रेट करते तो हम R0 से R नहीं रख सकते थे। उस केस में हमको क्या करना पड़ता, चूंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स्ड होता, ठीक है, यस सर। क्योंकि इंटरनल फोर्स है, दोनों पे अगर लग रहा है, दोनों सिर्फ वही फोर्सेस अट्रैक्टिव है, तो सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होगा। चूंकि मास सेम है तो ये हो जाता R0/2 और ये भी होता कितना, R/2। तो अगर हम सिंगल के लिए लिखते तो हम लिमिट पूछते R0/2 से R/2। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं रिलेटिव के टर्म में। ठीक है, जब रिलेटिव लिख रहे हैं तब हम एक पे बैठ के देख रहे हैं। अगर एक पे बैठ के देख रहे हैं तो देख रहे हैं डिस्टेंस पहले R0 था, अब R रह गया है। क्लियर है दोनों? किसी को कोई दिक्कत लिमिट में? सर हमको सर समझ में नहीं आया सर, एक बार और बता दीजिए ना। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया बताओ? सर यही सर लिमिट वाला। रिलेटिव वाले में हम लिमिट रखे हैं, वो बात क्लियर है? को भी नहीं आया? नहीं सर वो भी नहीं आया। जैसे कि ये हमारा पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल 2 हो गया, दोनों किसी स्पीड से मूव कर रहा है एक दूसरे की तरफ। क्लियर है? अब अगर हम मान लेते हैं कि हम चीटा बन के इस पे बैठ जाएं, हम खुद को एज्यूम कर लिए कि हम भाई चीटा है, यहाँ पे बैठ गए हैं। हम अगर इस पे बैठ गए तो मेरे लिए अब क्या हो गया, रेस्ट हुआ। पहले ये जो 2 था इससे R0 दूरी पे था, हम इस पे बैठ के देख रहे हैं तो अब ये बाद में कितना दूरी पे रह जा रहा है, R दूरी पे। तो जब हम ये विथ रिस्पेक्ट टू है यानी कि रिलेटिव है, तो रिलेटिव अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा लिमिट कहां से कहां जा रहा है, R0 से R, यानी पहले दोनों बीच के बीच का दूरी R0 था, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस था पहले R0 था, अब कितना रह गया है R, यानी टाइम जब 0 था तब डिस्टेंस R0 था, अब टाइम रह गया है R। रिलेटिव वाला क्लियर है, कैसा हम R0 से R कब क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम ऐसे भी सोच सकते थे कि ये हमारे पास दो पार्टिकल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास चूंकि ये मूव कर रहा है किसकी वजह से, इंटरनल फोर्सेस, यानी कि दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों को अगर हम सिस्टम माने तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स रहेगा। सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स रह रहा है यानी कि दोनों, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। क्योंकि मास सेम है तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनिशियल दूरी इसका R0/2 है। फाइनली जब ये यहाँ कुछ है तो ये डिस्टेंस R/2 रह जाएगा। तो हम इस 2 पार्टिकल को रखे हैं, इसका स्पीड की बात कर रहे हैं, तो इसका लिमिट पुट करेंगे R0/2 से R/2। ठीक है, नहीं दोनों दो मेथड से बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि रिलेटिव, और ये किसी एक पार्टिकल को पकड़ के अगर हम बोल रहे हैं तब हम सेंटर ऑफ मास का फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये था हमारा कुछ फोर्सेस से रिलेटेड। नेक्स्ट है एक टर्म हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड को बहुत सारे बुक में जी लिखा जाता है, हम इजी लिखेंगे। ठीक है, इजी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि, और एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत बार चला है, वो चलता है नहीं को बहुत लंबा चलता है, तो कभी कभी मुंह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर बीच में निकल जाए तो ये समझना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक। अब यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या चीज, वो चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे कि इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि मान लेते हैं कि फील्ड वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड जो है उसको भी हम लोग फील्ड बोलते हो, फील्ड है क्या, तो वैसा ही कुछ है, लेकिन क्या है,
तो जैसे अगर हम मान लें कि अगर हमारे गांव शहर जहां भी हैं हम उस एरिया में आलिया भट्ट आ जाए, ठीक है, नरेंद्र मोदी, जो भी है, जो पसंद है जिसको बुला लो, ठीक है, यहाँ पैसा थोड़े लग रहा है। तो क्या होगा कि देखने के लिए बहुत लोग आसपास में इकट्ठा होंगे। नरेंद्र मोदी अगर भाषण देने आ जाएं तो वहां पे हजारों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? फैन की वजह से। बहुत लोग उनके भाषण के फैन हैं या फिर कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ फायदा है तो चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो वहां जाने का रीजन क्या हुआ? तो एक अट्रैक्शन है उनके प्रति, इस वजह से वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन उसी शहर में अगर जंगल से भागा हुआ एक शेर आ जाए तो सब कोई उससे और दूर भागना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे फियर आ जाएगा, यानी कि डर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो है फियर प्रोड्यूस हो जाएगा, डर प्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए वहां से लोग भागेंगे। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां फियर फील्ड है, ठीक है। आजकल छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हो वाईफाई हॉटस्पॉट का। अगर हॉटस्पॉट ऑन करें हैं तो आसपास में सिग्नल तो पास कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि वहाँ सिग्नल है या नहीं है। लेकिन हम मोबाइल में अगर वाईफाई ऑन करें तो हमको मिल जाता है सिग्नल, हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि ये है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इमेजिनरी लोगों ने माना है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक छोटा सा मास, ठीक है, कोई भी एक मास है, और इस मास की वजह से इसके आसपास में अगर हम एक और दूसरा मास लाते हैं, इसको हम बोल रहे हैं एम नॉट। तो ये जो एम नॉट है ये अट्रैक्टेड होगा, यानी कि इस पे इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा। इस एम नॉट मास को क्यों पता चला, क्यों ऐसा लगा कि हमको अट्रैक्टेड होना चाहिए? उसके पास कोई सेंस ऑर्गन्स तो है नहीं कि देख ले, सुन ले, महसूस कर ले। दूसरी बात कि अगर ऐसा कुछ तो होगा इस रीजन में, जिस रीजन में उसको आने से उस पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। यानी कि अगर हम ही खड़े हैं, मान लेते हैं एक बॉल हाथ में लिए हैं, छोड़ते हैं तो ग्राउंड की तरफ गिरता है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ क्यों गिर रहा है? तो ऐसा तो है नहीं कि धरती माता ने हाथ निकाला पकड़ के खींच लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि कुछ उस पे महसूस हुआ होगा, कुछ फोर्स लगा, तो उस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, इस वजह से लगा। यानी कि अगर वहां मास नहीं होता तब भी वो इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ एम नॉट मास लाए तो इस पे अट्रैक्शन लगा, लेकिन अगर वो एम नॉट नहीं होता तब भी वो इफेक्ट तो होना चाहिए, ठीक है। तो उसी किसी भी मास के रीजन जो है, आसपास का जो रीजन है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इधर इसके आसपास का जो भी रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इसको हम लोग बोल देते हैं सोर्स, और इसको हम बोल देते हैं टेस्ट मास, ठीक है। सोर्स है, यानी कि सोर्स के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंस ये है इसका पता करने का कि हम यहाँ सिर्फ सिंगल मास की प्रॉपर्टी को जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फोर्सेस में हमेशा दो मासेस होने चाहिए, लेकिन अगर हम ये फील्ड के बारे में जानेंगे तो हम सिर्फ सिंगल मास की वजह से उसका प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड हम बोल सकते हैं इट इज रीजन अराउंड any source mass in which a if a test mass is brought, it can experience a attraction, ठीक है। जिस अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।
तो इसके रीजन में यानी कि इस मास के चारों तरफ कोई भी रीजन है, उस रीजन में अगर हम ले आते हैं तो मास अट्रैक्शन लगता है। जैसे अर्थ है, अर्थ मान ली, अर्थ है, एक बॉल मान लिए सोर्स है, इससे हम एच हाइट पे ले गए, एक बॉल को छोड़ दिए, तो बॉल को अर्थ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, वो बॉल हम चाहे पोल पे ले जाए या हाँ ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, दोनों जगह पे वो अर्थ की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग जानने के लिए इसको बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि इसके आसपास का जो भी रीजन है, जिस भी रीजन की बात कर रहे हैं, वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, थोड़ा बहुत फील्ड का आइडिया तुम लोग पढ़े होगे 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के नाम से, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है रियली में मौजूद होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी किया गया रहता है, तो उसको बताया जाता है। यहाँ पे ये जो चीज है इमेजिनरी है। ठीक है, हाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन जैसे कि लोगों ने रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उस इमेजिनरी रहता है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका स्ट्रेंथ कुछ होगा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें कि इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करा जाता है। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफाइन किया जाता है कि इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। ठीक है, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास व्हेन brought near a source mass। ठीक है, ये टेस्ट है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इजी और कुछ नहीं, ये होता है फोर्स अपॉन, जैसे ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक मास है, ये हमारा टेस्ट मास एम नॉट है, इन दोनों के बीच का अगर दूरी आर है तो यहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा एफ, तो ये एफ होगा जी एम एम नॉट बाई आर। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट मास है, पर यूनिट टेस्ट मास, यानी कि एम नॉट को अगर हम 1 पुट कर दें या फिर एम नॉट से डिवाइड कर दें तो ये हमको जी एम बाई आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमको क्या मिल रहा है, जी एम बाई आर स्क्वायर फॉर अ पॉइंट मास। किसी भी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है जी एम बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो इसका यूनिट क्या होगा, क्या होगा, कोई बताएगा? न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ही आ रहा है ना, फोर्स पर यूनिट मास क्या होता है, यस। एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या रहा है एक्सेलरेशन का, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन है, वेक्टर है, आगे चल के हम लोग इसी को जी बोलते हैं अर्थ के पास अगर रहता है तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड अगर सिंपली बोले तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास के राउंड के रीजन को बोलेंगे जिसमें अगर हम किसी दूसरे मास को लाते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अगर दूसरा मास यूनिट हो तो उस पॉइंट पे उस जो पहले वाला मास था उसका इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ध्यान इक्वेशन से ही दिख रहा है कि इट्स डायरेक्शन इज अलोंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे m तो स्केलर है, e और f पे वेक्टर क्वांटिटी लगा हुआ है, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इसका डायरेक्शन है। इट ऑल्सो फॉलो
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि फोर्स जो होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मासेस हो और हम किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड सबकी वजह से हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल मासेस की वजह से हम वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करेंगे और सबको वेक्टर सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि नेट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 यही रहेगा, यानी कि सबका वेक्टर सम जो होगा वो इनेट देगा किसी भी एक पॉइंट पे। क्योंकि हम लोग फोर्स में डिस्कस करे थे तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे तीनों एजेस पे मास m है, ठीक है, इसका सेंट्रोइड है, यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ a है। कितना आएगा जल्दी से बताओ। 0। क्यों? यस तीनों का वेक्टर सम 0 होगा, 120 डिग्री पे अलाइंड है, तो इक्वल ठीक है, वेक्टर्स है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ऐसा तीनों इक्वल वेक्टर्स आएंगे, इधर भी E, क्योंकि सारा का डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, ठीक है, तो E सब सेम आएगा और सब में ये चीज पड़े हो गए वेक्टर में कि तीन वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पे हो तो सम जो होता है 0 होता है, तो इनेट अगर हमको लिखेंगे तो ये 0 आएगा। हम लोग ऐसा एक रॉड था तो उसके लिए फोर्स निकाल लेते हैं। ए दूरी पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट P है तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P की अगर हम बात करें तो कितना होगा। लेंथ L है, यूनिफॉर्म है, मास M है। क्या करेंगे, सबको पता होना चाहिए, क्या करेंगे। तो GM/A × A+L। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए थे, dx x दूरी पे आके एलिमेंट लिए थे, फिर इस dm मास के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे, तो लिखेंगे G(dm/x²). dm का वैल्यू होगा m/l dx, इसको पुट करके इंटीग्रेट कर लेंगे, तो Gm/l 1/x² dx इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो a से a+l। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग यही एक क्वेश्चन किए थे, फोर्स निकाले थे, तो वहां हम लोग सॉल्व किए थे, तो फोर्स जो आया था अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो ये Gm/a × a+l आ जाएगा। फोर्स जो आया था हमारा Gm0/a × a+l आया था, तो यहाँ से भी हम बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड F/m0 होता, यानी कि Gm/a × a+l। अगर याद है तो ये फोर्स अगर याद है तो हम डायरेक्टली लिख लिए, अगर याद नहीं है तो फिर ऊपर वाला मेथड ही बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो ऐसा कोई नहीं था कि हम पीछे रह जाते या फिर कोई चीज छूट जाता, हम सब कुछ पढ़ सकते थे, यानी कि जो फोर्स है वही चीज
सिर्फ एक मास का क्वांटिटी हटा दे रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात किया जा रहा है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, जो भी फील्ड के बारे में बात किया जाएगा वो सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ सकें। जैसे यहाँ पे है तो दूसरी मास की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं, एक रॉड की वजह से वो कितना ग्रेविटेशनल फील्ड हमने वो कैलकुलेट करा। अब यहाँ पे कैसा भी मास ले के पुट करते रहे इस ग्रेविटेशनल फील्ड से हम मल्टीपल करते रहेंगे, हमको वहां पे फोर्स पता चलता रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यही रॉड था। ठीक है, सेम रॉड है, लेंथ एल है, मास एम है, लेकिन यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और इस पॉइंट पी पे, जो कि हम मान लेते हैं कि सेंटर से कोई आर दूरी पे है, इस पॉइंट पे अगर हमसे पूछा जाए तो कितना आएगा, बता सकते हो? बोलो, निकालो। हो गया। हम्म, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये जो पोजीशन था ये इस लाइन के लॉन्ग है, तो ये एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको एक्सियल पोजीशन बोल देते हैं। आया किसी का? तो इसमें भी दोनों डायरेक्शंस अलग अलग लेंगे ना? हाँ, इंटीग्रेट कैसे करोगे फिर? ठीक है, एलिमेंट हम ले लिए हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ से x दूरी पे जाके एक dx एलिमेंट ले लिए, तो उस dx एलिमेंट के लिए dm हमको m/l dx मिलेगा।
उस छोटे से डीएम के लिए अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं तो ये लिखेंगे किसके लिए, इधर की तरफ जिधर मास है उसी डायरेक्शन में होगा। इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक एक्सियल कंपोनेंट, यानी कि इसको बोल रहे हैं हम एक्स, इसको बोल रहे हैं ई वाई। ठीक है, तुम चाहो तो इंटीग्रेट करके इसको जीरो पुट कर सकते, प्रूफ कर सकते हो। हम यहाँ पे डायरेक्टली सिमेट्री से बोल दे रहे हैं कि अगर हम उतने ही दूरी पे इधर अगर कोई एलिमेंट लिए होते तो उसका एक कंपोनेंट इधर आता जो इसको कैंसल आउट कर देता। ठीक है, यानी कि अगर हम सेम सिमेट्री पे जाके अगर एक और एलिमेंट ले लें तो उसका जो मास का एक्स कंपोनेंट है इस मास के एक्स कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए हम ड्यू टू सिमेट्री बोल रहे हैं कि एक्स जीरो होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बोल सकता है, कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत हो तो बोलो। देवांशु, यस सर। एक्स जीरो क्यों हुआ, बात समझ आया? यस सर। क्यों आया बोलो? सर क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट में कुछ था ही नहीं। कुछ ये था ही नहीं मतलब एक्स एक्सिस पे कोई वैसा फोर्स नहीं था। ये थोड़े बोले हम बोले कि यहाँ पे हम अगर इधर एक्स दूरी पे आए, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लें तो इसकी वजह से इधर की तरफ एक फोर्स आएगा, आएगा। यस सर। ये चूंकि आर दूरी है तो ये तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस दिख रहा है, तो इसका अगर हम देखें तो ये भी एंगल थीटा ही मिलेगा। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, यस सर। ये भी डी आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर डी साइन थीटा आएगा। ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को कैंसल आउट कर देगा, इसलिए हम बोल रहे हैं सिमेट्री की वजह से कि एक्स में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं सर रहेगा। तो वही ना बात हुआ कि एक्स एक्सिस का फोर्स जीरो हो जाता है। हाँ, तो क्यों हो रहा है ये तो पूछे थे। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज था, लेकिन हमको दिख रहा है कि वाई डायरेक्शन में इसका भी कंपोनेंट आ रहा है और इसका भी कंपोनेंट आ रहा है, तो दूसरा फिगर हम नहीं बना रहे थे क्योंकि एक ही से कर देते। ठीक है, तो कोई इसको ey की तरफ इसका भी कंपोनेंट लेके 2d यानी कि ey ऐसा अगर कोई लिखा होगा, e cos ऑफ थीटा, ये भी सही है, और सिंगल लेके रहेगा वो भी सही है, बस एलिमेंट का लोचा नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसी पे सॉल्व कर रहे हैं 2d cos थीटा, ये आया है y में, x में तो इतना आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमको मिल जाएगा ई वाई इक्वल टू 2, डी का वैल्यू कितना होगा, तो जी डी एम बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये चीज हम डीएम को अब हटा दे रहे हैं, तो यह आ जाएगा 2gm बाई एल dx था, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ थीटा बाई अंडर रूट, ये तो रूट भी हट जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कर लेना है। अब यहाँ थीटा भी वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है, कैसे इंटीग्रेट करोगे तुम लोग बताओ। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, तो ध्यान रहे 0 से लेकर जीरो एल से बाई एल बाई टू टू। तक,
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डबल ले लिए हैं। अगर डबल नहीं लिए होते तो माइनस एल माइनस बाई एल बाई टू टू से से। एल बाई टू। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करके जल्दी से बताओ क्या आएगा, कैसे करोगे इंटीग्रेशन? सर tan थीटा x बाई r है, उससे cos थीटा निकालेंगे। सर cos थीटा को सर हटा दी कैसे हटाएंगे? सर, सब्स्टिट्यूट करके। आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, कैसे भी करो, तो भी तो दिक्कत ही हो रहा है। ठीक है, नीचे अच्छा तुम लोग तो इंटीग्रेशन में पढ़े नहीं होगे। नीचे देखो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे tan थीटा इजकल टू आर बाई एक्स बाई आर। ठीक है, एक्स बाई आर क्यों पुट किए? तो यहाँ पे फिगर में देखो, ऐसा हमको ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक्स है, ये आर है, ये थीटा है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो एक्स बाई आर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स इजकल टू आर ऑफ tan थीटा, इससे एलिमिनेट कर देंगे एंड बोल सकते हैं कि डी एक्स इजकल टू आर तो कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। यस सर। इन दोनों से ऊपर रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से ई वाई हमको मिल जाएगा 2gm बाई एल इंटीग्रेशन 0 से एल बाई टू। ऊपर cos थीटा है, नीचे अगर हम आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर रहे हैं तो आर स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिल रहा है, और ऊपर हमको मिल जा रहा है आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डी एक्स की जगह पे। सर तो लिमिट चेंज हो जाएगा। लिमिट चेंज करना पड़ेगा, डी थीटा में है। ठीक है, तो यहाँ से आर कैंसिल हो जा रहा है ना, और ये भी हमको सेक स्क्वायर थीटा ही दिख रहा है, यस सर। एम बाई एल इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थीटा, आर को हम बाहर ले रहे हैं, कांस्टेंट है, डी थीटा। अब ये थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 0 से पाई बाई टू हो रहा है? नहीं, पाई बाई टू नहीं हो नो रहा है, सर। नहीं हो रहा है। 0 से tan इनवर्स एल बाई टू जो भी है, थीटा नॉट हम कह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थीटा नॉट कितना होगा, तो हम tan इनवर्स एल बाई टू आर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रॉड इतना है, यहाँ से ये था, मैक्सिमम एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एल बाई टू और ये आर। सर डाइट उसको ही लिख लेते ना, सो 4r डिवाइड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर 0 से। कितना? सर जो फाइनल cos थीटा का जो वैल्यू आ रहा अच्छा वो भी है कर सकते हो, हाँ ठीक है, टू r बाय अंडर रूट। बाई आर एल, यहाँ पे cos थीटा का साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा नॉट माइनस साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 0 होगा, यहाँ साइन थीटा नॉट का वैल्यू रख, यहाँ से साइन थीटा नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि एल बाई टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी और भी जो भी मेथड है जैसे भी है, इसको तुम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो। मेन है कि कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी है मैथ्स है। आगे भी अभी 4-5 चीजें करेंगे, वो सारा का सारा मैथ ही होगा। ठीक है, तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे और रिजल्ट को याद रखेंगे, तो इसका उतना जरूरत नहीं है। रिंग अगर रहा तो
इसका सेंटर है ये, मास m है, रेडियस r है। सेंटर पे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? 0। 0 होगा, फोर्स 0 था, यही होगा। रिंग ही है, एम आर है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं किसके एक्सिस पे? ये इसका एक्सिस है मान लेते हैं। इससे एक्सिस पे यहाँ से अगर हम x दूरी पे आके यहाँ पे किसी पॉइंट P पे पूछते हैं तो कितना आएगा? ठीक है, सॉल्व तुम लोग कर सकते हो, इंटीग्रेट ही करना है। यहाँ पे कहीं भी एक एलिमेंट ले लो। gm/x² plus r² by 4, नहीं सर, x²/r², gm/x²/r²। ये आंसर आएगा gm(x/3/2), पावर में 3/2। ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लेना है। gmx/x² plus r² raised to power 3/2। यहाँ पे ये प्रूफ नहीं पूछा जाता, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखा रहे हैं। यही चीज डिस्टेंस हम तो सेम है ना सर इसमें, हर एक एलिमेंट का, तो फिर gm/x² plus r² होना चाहिए ना बस। देख लो, यहाँ पे ये r हो गया। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो इधर अगर हम इजी बोल रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर। ये जो EY वाला कंपोनेंट होगा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, DEY जो होगा वो तो 0 होगा, ये जो भी है वो x का ही आएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वैसा ही एक कंपोनेंट यहाँ लेंगे तो उसके लिए एक कंपोनेंट नीचे आएगा जो कि कैंसल आउट कर जाएगा, जैसा कि ऊपर वाले केस में था। तो हम इसको बोल सकते हैं बाइसिमेट्री। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखते हैं तो उसके लिए अगर तुम करोगे तो DEX अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा? DEY, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा। DEY कितना? तो DM DY हो जाएगा DM (g)(dm/√, ये तो ऐसे हो जाएगा r² प्लस x²। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ? x/√r² प्लस x² लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है? g/r² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2 मिल रहा है। यहाँ पे ना x चेंज हो रहा है ना r चेंज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए हम dm ले लिए। मास टोटल कितना होगा? m, ऊपर एक x बच रहा है, तो gmx/r² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर है? यस सर। ऐसे ऐसे जो हम बचपन से करते आ रहे हो इंटीग्रेशन, ठीक है, इन सब का रिजल्ट फिलहाल के लिए याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पूरा लाइन से करना है, क्योंकि वहां डेरिवेशन बोर्ड में भी पूछ लेता है। ठीक है, अगर हमको डिस्क दे ऐसा, ग्रेविटेशन में एक वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, बहुत कम, जहाँ कहीं अगर मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, m है, रेडियस r है, इससे अगर हम x दूरी पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 2gm/r², 1 माइनस x/√x²। ठीक है, इसलिए इन सब का डेरिवेशन हम करा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको मोस्टली प्लैनेट्स मिलेंगे, अर्थ मिलेगा, तो सारे का शेप स्फेरिकल होता है, डिस्क शेप का तो नहीं होता है, रिंग शेप का नहीं होता है।
बाकी अगर इसका करना है तो यहाँ से एक रिंग एलिमेंट ले सकते हो, उस रिंग के लिए लिखकर फिर 0 से 8 तक इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, हॉलो स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है। इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो मान लेते हैं कि हमारे पास हॉलो स्फीयर है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बताओ? सर पॉइंट कहाँ है? कहीं भी इनसाइड और आउटसाइड। तो पॉइंट का डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो कहीं भी एक पॉइंट मान लो, यहाँ से मान लेते हैं कि r दूरी पे इस पॉइंट पे निकालना है। प्रोसेस क्या होगा वो बताओ, अगर तुमको फाइंड करना है तो। प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ करेंगे नहीं, डायरेक्टली ही बताएंगे। बाकी प्रोसेस भी आना चाहिए। कैसा रिंग एलिमेंट वाला लोगे? एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे ऐसा रिंग का एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बाकी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो दूरी है r, ये सेंटर से किसी भी पॉइंट p का दूरी है। अगर ये r लेस देन कैपिटल R रहा, कैपिटल R क्या है? तो इसका रेडियस है, यानी कि इनसाइड की बात कर रहे हैं। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे हम इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे जो ऊपर वाले का से नजदीकी कम है, नीचे वाले पार्ट से दूरी नजदीक है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई मासेस नहीं है तो अंदर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो 0 होता है। अगर r इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन r रहे, चलो इक्वल टू के लिए लिखते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे gm बाई आर स्क्वायर, और r अगर ग्रेटर देन r रहे तो gm बाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अगर हॉलो स्फीयर है तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर में 0 होगा, सरफेस पे gm बाई आर स्क्वायर होगा, और उससे बाहर gm बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि इसके सेंटर से दूरी कहा जा रहा है। ठीक है, इस सर चीज अंदर को 0 याद क्यों रखना होगा? है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं कि इसको हम ऐसा कहीं भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब इस पॉइंट की बात करें तो सिमेट्री से हमको दिख रहा है कि ऊपर वाला पार्ट जो है नजदीक है, नीचे वाला पार्ट जो है थोड़ा दूर है। सेंटर पे तो ऐसे ही दिख रहा है कि 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम सेंटर के अलावा देखें तो इधर से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मास कम है लेकिन डिस्टेंस भी कम है, इधर मास ज्यादा है डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि 0 आएगा। बाकी तुम जो मैथमेटिकल सॉल्व करोगे तो उससे तो आना ही है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ऐसा ही याद रखो कि हॉलो स्फीयर अगर रहेगा तो इनसाइड में 0 रहेगा। बाकी जो तुम सॉल्व करोगे उसमें इनसाइड के लिए आउटसाइड के लिए रिंग मान के अपना सॉल्व करना देखना आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसके लिए हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। वहां पे इसलिए पढ़ते हैं कि वहां पे एक छोटा सा गॉस लॉ आता है। ठीक है, तो गॉस लॉ चार्जेस के लिए है, लेकिन हम लोग ग्रेविटेशन में भी उसको यूज कर लेते हैं।
ठीक है, उसी के फॉर्मेट पे सब काम चल जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं फाइंड करने में। ठीक है, बाकी रह गया हमारा सॉलिड स्फीयर। और हाँ, यहाँ बाहर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बाहर अगर पॉइंट है, तो बाहर पॉइंट r जब ग्रेटर देन r है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जब ऐसा है तो उस समय पे ये जो हमारा सेल है, यानी कि जो स्फेरिकल सेल है, वो हमको एक पॉइंट मास जो कि इसके सेंटर पे रखा हुआ दिख रहा है। तो हम ऐसा ट्रीट करके लिख सकते हैं कि अगर रेडियस जो है बाहर है, तो हमको लग रहा है कि टोटल का टोटल मास जो है इसके सेंटर पे रखा हुआ है। कब तक? जब r इसके सरफेस से लेके बाहर कहीं भी लिखना हो। तो बाकी है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर जो है, अर्थ ये सारा कुछ सॉलिड स्फीयर है, तो इस पे मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, और जो हम लोग अभी डिराइव भले ही कर लें, लेकिन फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका मास m है, रेडियस r है। ऊपर वाले का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि केस 1, जब हमारा डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन r है, तब क्या होगा। यह हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर से हमको r दूरी पे यहाँ पे हमको पता करना है। कैसे पता करोगे बताओ? सो हॉलो स्फीयर का हाँ, एलिमेंट लिख कितना आएगा? कितना आएगा? फाइंड करके बताओ। 6 चेक कर दीजिए ना। मैथ सब हमसे क्या करवाओगे? तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा है सर। बहुत खराब है। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। ऐसा ही है। ठीक है, r दूरी पे जाके ये हम एक dr एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, dr थिकनेस का है, तो इसका मास कितना होगा, कोई बताएगा? कितना होगा? ये तो बता सकते हो। सर एक सेकंड। सर 3mr² dr/r³। dm का वैल्यू यस सर। dv कितना हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं। 4πr²dr। 4πr³ हो गया, dv हो गया कितना? 4πr² ठीक है, तो 4π से 4π गया, 3m/r³r²dr, यही हमको dm आ गया। अब इसकी रिंग की वजह से, रिंग है बोल रहे हैं, इस हॉलो स्फीयर की वजह से, ड्यू टू हॉलो स्फीयर, जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे, डी अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बोलो? जी dm/r² लिखेंगे, क्योंकि आउटसाइड में है। ठीक है, अगर आउटसाइड में है तो इसके लिए हम ये लिखेंगे, क्योंकि इस रिंग से ये जो एलिमेंट है
ये बाहर है, तो यहाँ से रख लो 3gm बाई r क्यूब dr। आर स्क्वायर कट जा रहा है। आर सर दोनों आर तो अलग है ना सर, एक रेडियस वाला है आर, एक अच्छा डिस्टेंस वाला सॉरी, आर है। हाँ ये तो सर डी x कर लिख दीजिए। देते हैं, x कर देते हैं। क्लियर है? अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? x तो कांस्टेंट है, x तो वेरी कर नहीं रहे, उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको r वेरिएबल दिख रहा है, कहाँ से कहाँ, तो 0 से r तक। ये सॉल्व करके e का वैल्यू कितना आ रहा है? आ रहा है? यस सर। ठीक है, यानी कि आउटसाइड में अगर देख रहे हैं तो आउटसाइड में हमको फिर से वैसा ही आ रहा है कि अगर, ठीक है, आउटसाइड में ऐसा ही आ रहा है कि सारा का सारा मास जो है पॉइंट उसके सेंटर पे है, यानी कि सारा का सारा मास इज कंसंट्रेटेड ऑन इट्स सेंटर। ऐसा हमको ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है gm बाई एक्स स्क्वायर। सेकेंड केस, ठीक है, सेकेंड केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो x जो है वो लेस देन r है, लेकिन इनसाइड की बात किया जा रहा है। इनसाइड की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया स्फीयर, यहां से हमको इस दूरी पे फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से ऐसा एक एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, r दूरी पे जाकर और dr थिकनेस का, इसका तो मास m है, रेडियस r है और ये सॉलिड है, ये बात ध्यान में रखना है। इस पॉइंट पे हमको निकालना था, अब कैसे निकालोगे इसका बात बताओ। सर इसमें भी सेम कंसिडरेशन अंदर ही हो सकता है, अंदर तो 0। तो अंदर वाला सॉलिड तो स्फीयर का पता है हम लोग को, और बाहर वाला जो एक शेल टाइप का बन रहा है उसका निकालना होगा। हाँ निकालोगे, उसके लिए इंटीग्रेट करना होगा। फिर ऐसे मान लो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये तो ऐसा है ऑल्सो x टू r रहा, तो a जो होगा gm बाई r स्क्वायर रहेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ऐसा मानते हैं, छोड़ो एक ये हम पूरा मान लिए, r ds का ही एक अंदर, यानी कि सॉलिड स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर मान लिए यहाँ पे। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको निकलना है जो कि x दूरी पे, तो अगर हम ऐसा मान लिए हैं तो इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी के फॉर्म में। सर रिपीट करिए ना सर, आपका आवाज कट गया था। जैसे कि अगर हमको find करना है, तो वाले पार्ट सब फिर कट रहा। को निकालते हैं। वो आ रहा है, इस तरह अब आया। हेलो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको इसके सरफेस पे यहाँ पॉइंट P पे निकालना है। ठीक है, ये जो दूरी है वो x है। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मान लें तो इसका यहाँ पे जितना पॉइंट P पे होगा उतना हम फाइंड कर सकते हैं ऊपर वाले केस से। यस सर। यस सर। कितना आएगा ड्यू टू
एलिमेंट। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ? gm/x², स्मॉल m। ठीक है, इसका मास हम बोल रहे हैं कि मास स्मॉल m है, रेडियस r। उतने ही पॉइंट पे हमको फाइंड करना है, तो उस पॉइंट पे इतना आना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो मास होगा वो कितना होगा? m का वैल्यू कितना होगा? तो रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो हम लिख सकते हैं m/4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो ये यहाँ से गया, और इसको अगर हम ऊपर पुट कर दें, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि E जो हमको आ रहा है gm/x/r³ आ रहा है। ठीक है, ये किसके लिए है? जब x लेस देन इक्वल टू r हो। यानी कि हम एक साथ अगर लिखना चाहें, अगर r लेस देन इक्वल टू r है तो लिखेंगे gmx/r³, और अगर r ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, जो भी एक जगह लगा दिए, तो gm/r²। सर ठीक है, उस पॉइंट के बाहर जो हाँ, एक हॉलो स्फीयर रहेगा उसकी वजह से कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा? हॉलो स्फीयर के अंदर क्या आ रहा था? जीरो ही था। Yes, sir. ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण हम जीरो मान ले रहे हैं अंदर में उसके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेरिएशन दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? देखो ध्यान से, डिस्टेंस के साथ साथ ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर ऐसा है। ये कब है? जब ये जो डिस्टेंस है हमारा रेडियस के बराबर हो। वैसे ही ऊपर वाले केस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर इसके लिए तो बचा नहीं, यहाँ बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो जब तक r जो है r के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये जीरो रह रहा है। ठीक है, तब तक जीरो है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम पे इतना आ रहा है gm/r², उसके बाद ऐसा वेरी कर रहा है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले जो है, ऊपर वाला और ये वाला, ये ये याद होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ड्यू टू होमोजेनियस, जैसे कि अगर क्या कहते हैं, हमारा अर्थ या कोई भी प्लैनेट बोले, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो ये चीज नहीं लिख सकते हैं। इसमें वेरिएशंस पूछे जाते हैं इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, मोस्टली जो फॉर्म आएगा वो हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी में। कितना डेंसिटी का अर्थ था, उसका तुरंत से डेंसिटी इतना कर दिए, तो बताओ अब नया जी क्या होगा? तो वही है। तो डेंसिटी क्या होता है? रो, जो कि होता है m/4/3 पाई r³। ठीक है, तो यहाँ m/3 हमको दिख रहा है इक्वेशन में, तो इसलिए m/r³ को हम लिख दे रहे हैं 4/3 पाई रो। तो यहाँ से हम e लिख सकते हैं 4/3 पाई रो जी इंटू एक्स। सेकेंड लिख सकते हैं 4/3 पाई रो रो, नीचे r³ तो है नहीं, जी r³/r²। ये स्मॉल r होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो, जब अंदर है डेंसिटी, अगर हम बोला जाए दो प्लैनेट्स है, दो प्लैनेट्स का अगर डेंसिटी सेम दे दे तो
तो ये सारा कुछ कांस्टेंट है, ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है जब इनसाइड में है, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, सेम दूरी पे हो, तो मान लेते हैं आर अगर फिक्स भी कर दे तो रेडियस का क्यूब है, तो जब डेंसिटी है और बाहर पूछा जा रहा है तो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। सिर्फ इतना ये हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो रिलेट करने हमको आना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमने देखा कि किसी भी मास के आसपास में जो रीजन होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर अर्थ के लिए हम बात कर लें, अर्थ, तो अर्थ के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये स्फेरिकल है। ठीक है, जिसका मास m e लिखते हैं, जो कि लगभग 10 का पावर 23 केजी के आसपास होता है, कुछ वैल्यू होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर यूज होता है। अर्थ स्फेरिकल है, सॉलिड है। ठीक है, हम जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं कि अंदर में मोल्टेन लावा होता है, फिर अर्थ क्रस्ट, ये वो बहुत कुछ होता है। लेकिन हम लोग सिंपली जो करेंगे वो होमोजेनियस मान के करते हैं कि जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म। तो इसके लिए अगर हम ये लिखते हैं तो ये लिखेंगे gmx by r cube if r is less than r, and gm by r square if r is greater than equal to r। ठीक है, अब ये जो है हमारा अर्थ सरफेस की अगर नजदीक बात करें, नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस अगर हम कहते हैं तो नियर अर्थ सरफेस इंप्लाइज दैट r जो होगा r के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे हम जो ये लिखेंगे वो लिखेंगे gm बाई r ऑफ स्क्वायर m। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि जो वैल्यू है g है, और ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस चीज को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज नोन एज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास अर्थ दिया हुआ है तो उसके लिए ग्रेविटी जो है जीएमई बाई आर ई स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला जो होगा, अगर हमको सैटर्न बोल देगा, मून बोल देगा, कोई भी प्लैनेट बना दे, तो उसके लिए हम लोग ऊपर वाला जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करे हैं उससे हम लोग उस अर्थ, उस प्लैनेट पे ग्रेविटी का अट्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग जो इजी लिखे हैं अर्थ के लिए, वही हम लोग जी लिखते हैं, और वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग शुरू से यूज करते आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे कि अगर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और नियर अर्थ सरफेस हमने 9.8 लिखा है, लेकिन ऊपर अगर हम देखें कि जो एक्सेलरेशन है ये डिस्टेंस के साथ साथ वेरी कर रहा है, यानी कि अगर अर्थ के अंदर जाएंगे तब भी ये वेरी कर कम रहा है। होगा, क्या? कम होगा। हाँ, और जैसे जैसे हम ऊपर भी जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अंदर जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वो सब चीजें किस रेट से कैसा चेंजेस होंगे, कितने डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेरिएशंस ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, यानी कि जी का वेरिएशंस। नेक्स्ट क्लास में ये जी का यानी कि डेप्थ के साथ, हाइट के साथ रोटेट कर रहा है अर्थ, उसकी वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, अर्थ गोल है, चपटा है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि पोल पे और इक्वेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सब चीजें देखेंगे। वो हो जाएगा तो उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं इसको फिलहाल के लिए याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिर्फ निकालने में कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगते हैं, यानी कि सबका डेरिवेशन, सब चीज, बहुत सारे फॉर्मूले निकाले जाते हैं।
ठीक है, बहुत तरीकों से निकाला जाता है ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेट करके, और वहाँ एक सिंपल सा लॉ आ जाता है, गॉस लॉ। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, तो और भी आसानी से निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि सब चीज सेम रहता है। जी की जगह के आ जाएगा, एम की जगह क्यू आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसलिए इतना चीज आज जो पढ़े हो उसको एक बार रिवीजन कर लेना। HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ट्राई करना, सॉल्व करना हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और जितना भी हुआ उसको रिवीजन करो नेक्स्ट क्लास में। जहां कोई भी समझने में दिक्कत हो तो उसको पूछ लो। अभी वाले में किसी कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू सर। सबको एक साथ थैंक यू। ठीक है फिर एंड कर रहे हैं।